सबसे पहले आपको दिखाते हैं आफत की 4 तस्वीरें। चट्टान खिसकने से की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। तीसरी तस्वीर मुंबई के कांदिवली की है, जहां आग में 300 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। चौथी तस्वीर चेन्नई की है, जहां राहत और बचाव का काम चल रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बाढ़ की आफत के बीच एक गर्भवती महिला को बचाया गया। आज चंडीगढ़ मनाली हाईवे से रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। पहाड़ का मलबा गिरने से हाईवे बंद हो गया। 26 सेकंड के इस वीडियो में कैद है आसमानी आफत से हुई दहशत। ये तस्वीरें NH21 चंडीगढ़ मनाली हाईवे की हैं। सुबह करीब 10 बजे चंडीगढ़ से करीब 250 किलोमीटर दूर मंडी जिले के हनोगी माता मंदिर के पास पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरने लगा और ब्यास नदी में समाने लगा। अचानक आई आफत की वजह से कुल्लू मनाली जाने वाले करीब 1000 टूरिस्ट और सैकड़ों गाड़ियां हाईवे पर फंस गई और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड से किसी को नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ये हाईवे अब कल तक ही खुल पाएगा। मुंबई के कांदिवली इलाके में फैली भीषण आग से 300 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख। आग के दौरान 50 से ज्यादा गैस सिलेंडर के विस्फोट। ये तस्वीरें मुंबई के कांदिवली के दामूनगर इलाके की हैं। धुएं का गुबार बता रहा है कि आग किस कदर लगी होगी। एक घर से आग फैलती चली गई। झुग्गी झोपड़ियों में रखे सिलेंडरों में धमाके होने लगे और आग ने इलाके की करीब 300 से अधिक झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के लिए दमकल की 18 से अधिक गाड़ियां भेजनी पड़ी। आग पर काबू पाने में लगभग 4 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य किया गया, लेकिन आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं है। चेन्नई में बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला को सेना के हेलीकॉप्टर ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया। महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें चेन्नई के रामनगरम की हैं। इस इलाके के लोग अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे ही लोगों में एक गर्भवती महिला भी थी, जिसे सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया। बाढ़ से बचने के लिए महिला ने घर की छत पर शरण ले रखी थी। हेलीकॉप्टर ने छत से ही उसे उठाया और फौरन रामचंद्रन के अस्पताल में पहुंचा दिया। बाद में खबर मिली कि इस महिला ने अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बारिश और बाढ़ के बाद अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। हालांकि सैकड़ों लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। चेन्नई में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी। एयरपोर्ट से भी लगातार उड़ान भर रहे हैं विमान। भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित चेन्नई में हालात अब सामान्य होते दिख रहे हैं। विमान और रेल सेवा पूरी तरह शुरू हो चुकी है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने भी आज चेन्नई एयरपोर्ट का मुआयना किया। चेन्नई के कई इलाकों से पानी उतर चुका है, लेकिन रामनगर जैसे इलाकों में हालात अब भी सुधरे नहीं हैं। यहाँ के ज्यादातर लोगों के पास खाने पीने की कमी है। ऐसे में राहत बचाव में लगा दस्ता नाव से घरों तक खाना पहुँचा रहा है। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि चेन्नई में बाढ़ की वजह से जिन लोगों के पासपोर्ट खो गए हैं, वो चेन्नई के ही PSK सेंटर में जाकर निशुल्क अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। भूकंप से फिर हिली धरती। देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत कई शहरों में लगे भूकंप के झटके। दोपहर 1:10 पर उत्तर भारत के लोगों को भूकंप ने एक बार फिर डरा दिया। दिल्ली NCR के साथ ही पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। श्रीनगर में भूकंप के झटकों से डरे सहमे लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान में था। ताजिकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर पड़ता है। भूकंप की तीव्रता यहाँ 7.2 मापी गई। जानकारों के मुताबिक भूकंप का केंद्र धरती से करीब 28-29 किलोमीटर गहराई में रहा। भूकंप की वजह से भारत में किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं। निचली अदालत में बतौर आरोपी पेशी से छूट देने से हाई कोर्ट ने किया इनकार। नेशनल हेराल्ड अखबार पर कब्जे के लिए धोखाधड़ी और गबन के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा 4 अन्य आरोपियों मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर चल रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी की पेशी से छूट की अर्जी खारिज होने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने खुशी जताई है। तो कल हाजिर होना पड़ेगा
आगे उनको मैं सोचता हूँ निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। जरूरी कानूनी कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व करेगा। हमें ये संपूर्ण विश्वास है कि अंत में सच्चाई जनता की अदालत में भी जीतेगी और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायपालिका में भी सच्चाई जीतेगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस में याचिका दायर कर यह आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड में गैरकानूनी तरीके से पैसों का लेन देन किया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा। हरियाणा की जमीन सौदे की जांच कर रहा है ढींगरा आयोग। गुड़गांव में कांग्रेस सरकार के दौरान जमीन सौदे में गड़बड़ी की जांच कर रहा है जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को अगले महीने समन जारी कर सकता है। आरोप है कि साल 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने शिकोहपुर गांव में कागजातों में हेराफेरी करके हासिल की गई 3.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाया था। हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा भी था कि उनकी सरकार वाड्रा को 6 महीने में जेल भेज देगी। तो राहुल और सोनिया से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक पर पेशी की तलवार लटक गई है। राजनीति की खबरों के बाद आगे देखिए, कल पाकिस्तान जाएंगी सुषमा स्वराज। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर आई गर्माहट। दोनों देशों के एनएसए की मुलाकात के बाद अब कल पाकिस्तान जाएंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी एक्शन हो रहा है। पहले पेरिस में मोदी और शरीफ मिले, फिर कल बैंकॉक में दोनों देशों के एनएसए मिले और अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल पाकिस्तान जा रही हैं। परसों उन्हें अफगानिस्तान पर मंत्री स्तर की बैठक हार्ट ऑफ एशिया समिट में हिस्सा लेना है। वो नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज से भी मिलेंगे। माना जा रहा है कि 30 नवंबर को पेरिस में हुई प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद ही एनएसए की बातचीत और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे की नींव पड़ी। कल सुषमा स्वराज जी यहाँ आ रही हैं, उनके साथ बायलैटरल मीटिंग होगी, मेरे साथ भी और वज़ीर आज़म के साथ भी। इन मुलाकातों में जो हमारा कंपोजिट डायलॉग है और जो वो शुरू होगा, किस तरीके से शुरू होगा, किन आइटम पे शुरू होगा, इसके लिए आपको 2 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये कम से कम जो अच्छी इब्तिदा है कि जो डेडलॉक था नेगोशिएशन में वो किसी हद तक दूर हुआ। पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठाया है। यशवंत सिन्हा का कहना है कि मोदी सरकार की पाकिस्तान के बारे में नीति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पहले तय हुआ था कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है, तो फिर भारत क्यों कदम आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट नीति थी जिस पर हम लोग कायम रहे लगातार कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती है। पाकिस्तान को आतंकवाद समाप्त करना चाहिए और फिर बातचीत भारत करेगा पाकिस्तान के साथ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल पाकिस्तान जा रही हैं। वहां वो हार्ट ऑफ एशिया समिट में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा सुषमा स्वराज पाकिस्तान से अलग से बातचीत कर सकती हैं। भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज को लेकर सरकार की मंजूरी अब तक नहीं मिली है। राज्यसभा में भी उठा ये मुद्दा। राजीव शुक्ल ने राज्यसभा में पूछा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच सब कुछ हो रहा है तो क्रिकेट क्यों नहीं। आम भी जाए, साड़ी भी जाए, मुलाकातें भी हो, प्रधानमंत्री मिले, विदेश मंत्री मिले, विदेश सचिव भी मिले, सिर्फ क्रिकेटर नहीं मिलेंगे। ये कौन सा तुक है कि सिर्फ क्रिकेटर नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलेंगे। इसी महीने भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका में क्रिकेट सीरीज होनी है, लेकिन अब तक तारीखें तय नहीं हुई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को इस सीरीज पर तस्वीर साफ करने के लिए आज तक का वक्त दिया है। पीसीबी ने बीसीसीआई से पूछा है कि सीरीज खेलेंगे या नहीं। नेपाल में पैदा हुए संवैधानिक संकट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में दिया जवाब। कहा नेपाल की पूरी मदद कर रहे हैं, आर्थिक नाकेबंदी के आरोप सरासर गलत। पाकिस्तान दौरे से एक दिन पहले सुषमा स्वराज ने नेपाल संकट पर राज्यसभा में जवाब दिया। सुषमा ने कहा कि सरकार ने कोई नाकेबंदी नहीं की है, हम नेपाल की मदद को तैयार हैं। ये ब्लॉकेट भारत का किया हुआ नहीं है, ये उनके लोग कर रहे हैं। हम कहां से लाख लाख लोगों को ले आएंगे। नेपाल में नए संविधान के विरोध में मधेसी समुदाय कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। इस वजह से भारत से नेपाल जाने वाले जरूरी सामान की सप्लाई भी बाधित हो रही है। सुषमा स्वराज ने कहा कि मधेसियों को लगता है कि उनका हक छीन लिया गया है। सुषमा ने भरोसा जताया कि कुछ दिन में नेपाल के हालात ठीक हो जाएंगे।
केंद्र में लोकपाल के गठन में आ रही एक बड़ी अड़चन दूर होती दिख रही है। चयन समिति में विपक्ष का नेता कौन होगा, अब ये साफ हो गया है। लोकपाल संशोधन विधेयक पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को लोकपाल के गठन के लिए बनने वाली चयन समिति के सदस्य बनाए जाने की सरकार की पहल का समर्थन किया है। मोदी सरकार ने इसी कमी को दूर करने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया था। अब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रास्ता साफ हो गया है। एक अहम सिफारिश ये भी है कि सीबीआई और सीवीसी के भ्रष्टाचार विरोधी विंग को सीधे लोकपाल के अंदर लाया जाए। दिल्ली सरकार के कार से जुड़ी ऑड इवन नंबर के स्कीम में उलझी कांग्रेस। प्रमोद तिवारी ने किया विरोध तो समर्थन में जयराम नरेश। राज्यसभा में कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने फैसले को तुगलकी फैसला कहा, जबकि इसी पार्टी के जयराम नरेश ने कहा कि फैसला लागू हुए बिना और असर जाने बिना उसका विरोध नहीं करना चाहिए। दिल्ली में नया कार प्लान 1 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन प्रयोग के तौर पर पहले 14 दिन के लिए शुरू किया जाएगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर, जबकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। रविवार को सभी गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। झारखंड में एक कार्यक्रम के बीच डीएम को मोबाइल पर बात करता देख मुख्यमंत्री ने निकाला बाहर। मंच पर सामने से गुजरने पर एडीएम को किया सस्पेंड। हम सभी जानते हैं कि बजट दो अफसरों पर कार्रवाई करने के बाद रघुवर दास ने बोकारो में अपने भाषण के दरमियान कई बार कहा कि अफसरों की अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगी मायावती। मायावती ने साफ किया है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन को अफवाह करार देते हुए कहा कि कांग्रेस, बीजेपी या किसी भी दल से बीएसपी का गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीएसपी 2017 के चुनाव में अपने दम पर यूपी के सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में अफवाह फैला रही है कि बीएसपी बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली है। यूपी के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत। नियुक्ति रद्द करने का हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के करीब 1,72,000 शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई। इन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शिक्षा मित्रों के मामले में अलग अलग 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गयी थी। यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति बहाल करने की अपील की थी। यूपी के शिक्षा मित्रों से जुड़े इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में सुनवाई होगी। बुलेट ट्रेन का सपना अब हकीकत में बदल सकता है, वो भी महज 9 साल में। ये उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि जापान ने कर्ज देने की शर्तें आसान कर दी हैं। अब इस तरह की बुलेट ट्रेन का रास्ता साफ हो गया है। 10 सालों में भारत में ऐसी ही ट्रेन हकीकत होंगी। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 98,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसमें से जापान भारत को 90,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज दे सकता है। सिर्फ कर्ज नहीं देगा जापान, रियायतें भी देगा। आमतौर पर दूसरे देशों में ऐसे कर्ज के लिए 1.5% का ब्याज वसूलता है जापान, लेकिन भारत को बुलेट ट्रेन पर दिए कर्ज के लिए जापान सिर्फ 0.5% ब्याज लेगा। उम्मीद है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के इसी हफ्ते होने वाले भारत दौरे पर मुंबई अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन की डील का ऐलान हो जाएगा। राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पर हम दिखाते हैं त्यागराज स्टेडियम में किस तरह से जो बेरोजगार लोग हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और अलग अलग कंपनीज के यहाँ पर आप काउंटर्स यहाँ पर देख सकते हैं। जो दिल्ली सरकार का दावा है वो ये है कि करीब 100 कंपनियाँ यहाँ इस मेले में भाग ले रही हैं, जो कि रिक्रूटमेंट यहाँ पर कर रही हैं, जो कि बेरोजगार लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस रोजगार मेले का जो
है फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि उनको रोज़, तो अब देखना होगा कि क्या वाकई इससे जॉब यहाँ पर लोगों को मिलेंगी या फिर ये इस तरह से सिर्फ एक मेला साबित होकर रह जाएगा। लेकिन आखिर में आपको बता दें कि ये दिल्ली सरकार का दूसरा ऐसा जॉब समिट है। इससे पहले जैसा कि बताया कि 2100 लोगों को वो नौकरी भी दिला चुके हैं। दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही युवती ने की आत्महत्या। परिजनों ने चाचा पर शादी के लिए जबरन दबाव डालने का आरोप लगाया। दिल्ली के कल्याणपुरी में कल शाम घर पर युवती का शव पंखे से लटका हुआ मिला था। पास मिले नोट में उसने अपनी मर्जी से सुसाइड करने के साथ ही बाद में किसी को तंग न किए जाने की बात लिखी है। लेकिन बहन, पिता और मां की माने तो सनी नाम का उसका चाचा उसे एक तरफा प्यार करता था और शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से उसने जान दे दी। परिजनों के लगाए आरोप पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चीन में पहली बार प्रदूषण की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि स्कूल और फैक्ट्रियां बंद करने का आदेश दिया गया है। चीन में स्कूल बंद करने और फैक्ट्रियों को बंद करने पर सड़क पर ट्रैफिक आधा हो जाता है। चीन ने यह कदम तब उठाया है जब वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा में जहरीले तत्व तय मानक से करीब 12 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसी हालत अगले 2-3 दिन तक और रहने वाली है। चीन में बिजली पैदा करने वाले प्लांट में कोयले के इस्तेमाल, कंस्ट्रक्शन और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है।